अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये नाइन्थ की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और इसका नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का प्यारे बच्चों कंसेप्ट समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेवल पे ये चीज़ें समझ आ गई तो आगे एफएससी और बीएससी लेवल पे आपके लिए बहुत सी चीज़ें और बहुत से कंसेप्ट समझना आसान हो जाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ छोटी है उससे मिलके कौन सी बड़ी चीज़ मिलती है और उस बड़ी चीज़ से मिलके कौन सी बड़ी चीज़ मिलती है उससे। मैं आपको एक छोटी सी आम मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे घर होते हैं, वो घर मिलके एक मोहल्ला बनाते हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले मिलके एक यूनियन काउंसिल बनाते हैं, जैसे हम लोग तहसील बनाते हैं, तहसील मिलके वो जो है ना ज़िला बनाते हैं, ज़िले मिलके डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन मिलके सूबा बनाते हैं, प्रोविंसेस को कहते हैं, और प्रोविंसेस मिलके कंट्री बनाते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में या जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बनी होती है। और वो जो सिस्टम्स हैं वो ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल्स हैं ऑर्गेनेलिज से मिलकर बने होते हैं, और ऑर्गेनेलिज जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स एटमों से मिलकर बने होते हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो तरतीब है ना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब अगर आप लोग कहेंगे कि ये कैसी बात है, मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, उनको नहीं समझ आ रही होती कि एलिमेंट बड़ा है, कंपाउंड बड़ा है, एटम बड़ा है, सेल बड़ा है या टिश्यू बड़ा है, ऑर्गेनेलिज बड़ा है या ऑर्गन बड़ा है। तो इसी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी बहुत सारे काम और बहुत सारे कंसेप्ट समझना आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने समझनी है आपकी नाइन्थ की बायोलॉजी के लिहाज से। अब जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो लाइफ को समझने के लिए उसकी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझते हैं, और उसमें जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक का मतलब ये है कि एटम के अंदर क्या चीज़ है। सब का मतलब होता है नीचे या पहले, जिस तरह इंजीनियर होता है उसके नीचे सब इंजीनियर होता है, इंस्पेक्टर होता है उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है। तो सब एटम से नीचे के जो लेवल्स हैं उन वो क्या है और एटॉमिक लेवल क्या है। अब आपको पता है कि जितने भी मैटर मैटर हैं, और मैटर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। वो एलिमेंट से बनी होती है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो जो है ना सिंगल टाइप ऑफ एटम्स को कहते हैं। मतलब एक, मैं कहता हूँ कि एक सोडियम है, तो सोडियम में सारे Na होंगे, उसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो वो एलिमेंट होगा। अगर मैं कहता हूँ ना H2O एलिमेंट है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं। ठीक हो गया? और एटम का मतलब है ए मी नॉट, टॉम का मतलब होता है कटना, मतलब जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है? तो एटम भी आगे बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो दोनों हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं उसके अंदर रोटेट करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे 92 एलिमेंट हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनमें से 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो इसलिए कहते हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ, क्योंकि ये जिंदा चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं। और उनमें 16 में से जो 6 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फेट, ये 99% बनाते हैं हमारी बॉडी मास का, और जो बाकी 10 हैं वो 1% बनाते हैं। मतलब ये 6 आप याद कर लेंगे तो मतलब आप 99% बॉडी की कंपोजिशन, क्योंकि ये सारे हमारी बॉडी जो है ना प्रोटीन से ज़्यादा बनी होती है। ठीक है? और उसमें कुछ लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो उनमें ये ज़्यादा एलिमेंट है। बाकी ये जो पोटाशियम है, सल्फर, क्लोरीन, ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक हो गया? अब अगर ये हम बॉडी को देखें तो इसमें 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है। ये तीन एलिमेंट में हर चीज़ में होता है, मतलब प्रोटीन में भी, लिपिड्स में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी, विटामिन में, सब में। अब वो जो नाइट्रोजन है ये कम, मतलब प्रोटीन्स में ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम तो वैसे ही इन तीनों में नहीं पाई जाती, कभी किसी किसी के साथ कंपाउंड बना लेती है। जैसा फास्फोरस जो है वो डीएनए आरएनए में पाई जाती है, लिपिड्स में पाई जाती है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो 1%।
अब आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। एटम मिलके बच्चों मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, एटम है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये दोनों मिलेंगे H2O बना देंगे। आपने HCl का नाम सुना होगा, NaCl का नाम सुना होगा, H2SO4 का नाम सुना, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड का। अब जब डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक यूनिट है वो मॉलिक्यूल होता है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सारे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते बल्कि कंबाइन होते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बने, और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। और मॉलिक्यूल्स को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जैसे ग्लूकोज, वाटर, NaCl, NH3, CO2 वगैरह जो है। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारे जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब माइक्रो और मैक्रो सारे मिलके मतलब ये आगे ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। नेक्स्ट जो लेवल आएगा हमारा ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज किसे कहते हैं? ऑर्गेनेलिज जो है, दीज आर दी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच फॉर्म स्पेसिफिक, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये इसमें बायोमॉलिक्यूल्स एक स्पेशल वे से असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, और वो खास काम देते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है ना वो हैं, मतलब सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी पैदा करता है। राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसमें फिर आगे दो हैं, स्मूथ और रफ। ये सारी चीज़ें आप सेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे मिल के ना, मतलब बेसिकली ये डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने सेल के अंदर अपना काम बांटा हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम की तकसीम। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी पैदा करेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, सारे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, जो लाइसोसोम्स हैं वो चीज़ों की ब्रेक डाउन करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फैट मेटाबॉलिज्म करेंगे, कुछ प्रोटीन बनाएंगे। तो सारे काम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और एक दूसरे पूरे सेल को भी चला रहे हैं। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोट्स हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं ये ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनाते हैं। आगे हम चल के इनको देखते हैं। आगे आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू में क्या होगा कि सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और हमारी बॉडी में टिश्यूज जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के हैं, 4 किस्म के मेन हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब टिश्यूज मिलके काम करते हैं, अब प्लांट के अंदर भी हैं डिफरेंट टाइप के, एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं, एनिमल के अंदर हैं, नर्वस टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू का काम है एहसास पैदा करना, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जो कोऑर्डिनेशन में रखना, राब्ते में रखना। ठीक है, हमें पाँव में कांटा चुभता है तो हमें पता चलता है, फ़ौरन हमारी ज़ुबान और आंखें जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं, हाथ रिस्पॉन्ड करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, आंखें आंसू में आती हैं, हाथ फ़ौरन हाथ को हेल्प के लिए पहुँचते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट पैदा करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में काम करते हैं। इनको हम मज़ीद आगे चल के भी देखेंगे कि कैसे मिल के आगे ऑर्गन बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं जिसको हम अज़ा कहते हैं, ये टिश्यू से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक हो गया? अब ये स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। अब जैसे स्टमक है, स्टमक में सारे टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं, मसल टिश्यूज़ भी हैं, नेस कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, ठीक है, और कनेक्टिव, मसल और नर्वस सारे। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या करेंगे? ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करेंगे, मतलब सिक्रीशन पैदा करेंगे जो खाने को हजम करेगा। मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे? स्टमक की वाल बनाते हैं, और ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, मसल के अंदर हरकत पैदा करते हैं स्टमक के अंदर, जिससे खाना मिक्स होगा, आगे ट्रैवल करेगा, इंटेस्टाइन में ट्रैवल करेगा। इस तरह इसके अंदर एहसास होता है, जो फील करता है कि कोई चीज़ मेरे अंदर आई है या बाहर गई है। ठीक है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू हैं जो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह हर ऑर्गन में जितने भी टिश्यूज होंगे वो हर एक का अपना अपना काम है।
उसके अलावा नेक्स्ट लेवल है सिस्टम लेवल। अब जो एक जैसे ऑर्गन होंगे वो मिलकर एक जैसे काम करेंगे, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। अब फर्ज के हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल लेते हैं, तो उसमें क्या है, ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेंक्रियाज है। ये सारे अपने अपने काम करेंगे, लेकिन सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि खाना कैसे हजम करना है। ठीक है, ये सारे इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं। इन सारे का काम अल्टीमेट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेने में हेल्प करेंगे। अब प्लांट में ये जो लेवल, ये जो सिस्टम है, ये इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, एनिमल में ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब इंडिविजुअल लेवल, अब सारे सिस्टम मिलेंगे तो ये इंडिविजुअल बना देंगे। ठीक है, इसमें हर तरह के फंक्शन सारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सारे फंक्शन। ठीक है, एक बंदा जब भाग रहा होता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ज़्यादा काम करेगा, हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाएगी, मसल भी काम करेंगे। ठीक है, हर चीज़, किडनी, ब्रेन, हर चीज़ उसको हेल्प करेगी। इस तरह एक जब इंडिविजुअल बन जाता है तो उसके बाद जब वो इकट्ठे इंडिविजुअल एक जगह पर रह रहे होते हैं, हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक कोई आप मोहल्ला देख लें, कोई इलाका देख लें, उसमें जो इंसान रह रहे हैं वो इंसानों की पॉपुलेशन है। वो वहाँ पे जो भेड़ें रह रही हैं वो भेड़ों की पॉपुलेशन है। वहाँ पे जो बकरियाँ रह रही हैं वो बकरियों की पॉपुलेशन है। वहाँ पे कोई मंकीज़ हैं, डंकीज़ हैं, कोई भी चीज़ है। साइंस के लिहाज से पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की नहीं होती, हर चीज़ की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, स्पीशी किसे कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसे जानदार जो आपस में अपनी नस्ल को बरकरार रख सकें, सेम होंगे। ठीक है, और वो अपनी नस्ल को आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग में ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो आगे बच्चे पैदा कर सकें। उसको हम इंसान है, मेल फीमेल पूरी दुनिया के इंसान एक से पीछे हैं, चाहे वो काले हैं, गोरे हैं, नीले पीले, जो भी हैं। ठीक है, इस तरह कोई परिंदे हैं, परिंदों की हर एक अलग से ऐसे सिंपल इसको समझ लें, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अपनी नस्ल को बरकरार रख सकते हैं और वो एक जैसे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो हम मिसाल देते हैं घोड़े और गधे को मिला के खच्चर बनाते हैं, तो वो अपनी नस्ल आगे बरकरार नहीं रख सकता, वो स्पीशी नहीं है। हैबिटेट कहते हैं जानदार जहाँ पे रहते हैं उसके रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। कई जो हैं कहाँ पे रहते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई घोंसला बना के रहता है, कोई घरों में रहते हैं, मुख्तलिफ जगह, इसको हम हैबिटेट कहते हैं। कम्युनिटी कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम प्लेस। डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इकट्ठे रह रहे होंगे, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। फर्स्ट है उसमें कोई भी जगह है, कोई भी आप इलाका देख लें, वो सारी कम्युनिटी होती है। कुछ कम्युनिटीज कम्प्लेक्स होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं। अब फर्ज क्या है कि आप मोहल्ला देख लें, उसमें सारा इंसान तो नहीं रह रहे होते, उसमें जानवर भी रह रहे हैं, मक्खियाँ भी रह रहे हैं, मच्छर भी रह रहे हैं। ठीक है, भेड़ बकरियाँ भी रह रहे हैं, पौधे भी रह रहे हैं, वो सारी कम्युनिटी है क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन है। इसमें अ, अ, जो जिंदा चीज़ों का मुर्दा चीज़ों के साथ जो ताल्लुक होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब जिंदा चीज़ें खाली जिंदा के तौर पे नहीं रहती हैं, वो रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो जिंदा वाली चीज़ें हैं इनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जो मुर्दा, जिनको हम लिविंग फैक्टर के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनको एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर किसे कहेंगे, हवा, पानी, मट्टी, रोशनी, ये सारी ये चीज़ें हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इसको हम जिंदा और मुर्दा दोनों के इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है, बायो का मतलब लाइफ, स्फीयर का मतलब गोला, कि ज़मीन के गिर्द कहाँ तक जिंदा चीज़ें रहती हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इसको हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये तकरीबन क्या कहा जाता है कि 20 किलोमीटर, ज़मीन की सरफेस से 20 किलोमीटर तक जो है ना जानदार चीज़ें रहती हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। फिर आ जाती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो सेल्स हैं वो कैसे हैं। मेजर हमारी जो जिंदा चीज़ें हैं, जो टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, वो 5 हैं। प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्ट हैं, ये छोटे एनिमल्स, और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। फंजाई हैं जिनको हम फफूंदी कहते हैं, रोटियों पे भी लग जाती है। और वैसे भी आपने फंगस की फार्म में, मतलब मशरूम, प्लांट्स, पौधे हो गए, एनिमल्स, ये सारे जो है ना। अब जो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये दो किस्म के मेन इसके अंदर सेल्स है। प्रोकैरियोट जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब जो सेल्स हैं ये 3 तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। यूनिसेलर मतलब एक ही सेल होगा जो अपने काम इंडिपेंडेंट करेगा। कॉलोनियल्स मतलब सेल इकट्ठे रह रहे होंगे लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म बड़े आ जाते हैं, इंसान मतलब
बहुत सारे और जानदार जो एक दूसरे पे सेल्स डिपेंड भी कर रहे होते हैं, वो सिस्टम ऑर्गन्स हर चीज़ उसमें मौजूद होती है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओनली वन सेल मेक द लाइफ, इसमें अमेबा, पैरामीशियम, जो ग्लीना वगैरह आ जाते हैं। इस तरह जो कॉलोनियल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सेल इकट्ठे रह रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। इसमें वॉल्वैक्स है, ग्रीन एल्गी जो पानी में रहती है और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सारे हमारे जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, ठीक है, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और इनके जो सेल्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे मस्टर्ड प्लांट एक मिसाल दी है जिसको ब्रासिका कंप्रेस्ट्रेस कहते हैं, ये इसको सरसों का पौधा, ठीक है। इसको विंटर में इसको बोया जाता है, सीड पैदा करता है, और एंड पे जो है ना ये इसके सीड वगैरह तैयार हो जाते हैं विंटर के एंड पे। इसके वेजिटेबल के तौर पे, साग के तौर पे खाया जाता है, इसमें से ऑयल भी निकलता है, ठीक है। इसकी बॉडी जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड है, रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, इन सब को हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। दूसरे फ्लावर्स जो फूल हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये आगे इससे बीज से मतलब आगे पौधे वगैरह बन सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसका प्लांट की बॉडी है, लीव्स हैं, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, फ्लावर जो हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, बाकी जितने पार्ट हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसके साथ जो फ्रॉग है, मेंढक, इसका जो साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सारे सिस्टम होते हैं, और हर सिस्टम में ऑर्गन होंगे, और हर ऑर्गन में टिश्यूज होंगे, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, सारे। तो इसकी जो डिटेल है ये प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, कभी कभी मैट्रिक लेवल पे तो बहुत कम कराते हैं, एफएससी लेवल पे ज़्यादा कराते हैं। ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर में यूज़ हुई हैं। एग्रीकल्चर, आपको पता है फसलों से रिलेटेड, एनाटॉमी, बॉडी की शेप, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को पालना, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, बायोइकोनॉमिक्स, जिंदा चीज़ों का जो इकोनॉमिक्स के साथ जो ताल्लुक है, बायो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, बायो जियोग्राफी, जो हमारे जानदार हैं वो कौन कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बायो मैथमेटिक्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथ इन द बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये भी वही मॉलिक्यूल हैं जो हमारी लाइफ में पाए जाते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, बायोफिजिक्स, रोल ऑफ फिजिक्स in our body, biotechnology, use of microorganism for the welfare of organism, human botany, study of plants, cell, unit of life, cell biology, study of cell, colony, group of organism, group of cells, community is the group of population, embryology, study of embryo development, entomology, study of insects, environmental biology, study of environment and interaction with living organism, farming, farming of anything, it may be plants or animals, fisheries, fish की, forestry, forests की, fossils, these are the remains of extinct organism, genetics, study of genes, histology, study of tissue, horticulture, बागवानी, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी, इनहेरिटेंस, विरासत, कैसे जीन्स ट्रांसफर होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, माइक्रो मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूल वाले, जो मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जरासीमों को कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, शेप की स्टडी, ऑर्गन, अज़ा को ऑर्गन सिस्टम, पूरे जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ऑर्गेनेलिज हैं ये सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैरासाइट एंड पैरासाइटोलॉजी, ऐसे जानदार जो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमें हमारी बॉडी से फ़ायदा उठाते हैं और हमें नुकसान देते हैं। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम एरिया, प्रोकैरियोट, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोटिस्ट, ये यूनिसेलुलर और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, साइंस, knowledge gained through observation and experiment, sociobiology, social behavior of the organism, surgery, मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें बॉडी की चीर फाड़ करके उसका इलाज किया जाता है, टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वॉलवर्क्स इज एन एलजी, कॉलोनी की फॉर्म में, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ें समझें, और कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।